सरकारी बंगले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बदले सुर की खबर के साथ। जी हां, केजरीवाल ने ड्यूप्लेक्स पर ले लिया है अब यू टर्न। कल तक जिस 10 कमरों के सरकारी घर में केजरीवाल जाने का मन बनाए बैठे थे, आज उसे उन्होंने ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि उनके पास जनता की तरफ से एसएमएस आए हैं कि वो घर ना लें, लेकिन केजरीवाल की मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। तब तक मैं जबरदस्त से काम करूँगा। 24 घंटे के भीतर बदल गया केजरीवाल का मन। भगवान दास रोड पर बने 10 कमरों वाले इस आलीशान डुप्लेक्स में रहने के लिए कल तक तर्क पेश करने वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री साहब ने यू टर्न ले लिया है। लेकिन क्यों? मेरे दोस्त और हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। जनता के कहने पर केजरीवाल ने डबल डुप्लेक्स का ऑफर ठुकरा दिया है, लेकिन इस ऑफर को स्वीकार करते वक्त केजरीवाल अपने उस वादे को भूल गए थे जो दिल्ली की जनता से उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। केजरीवाल ने अपनी जमीन वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ आम आदमी बनकर तैयार की। बिजली, पानी और भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर दिल्ली का दिल जीता, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल के बोल और बर्ताव में फर्क दिखने लगा। दिल्ली में रहने की बारी आई तो सरकारी बंगले के लिए ना नहीं कर पाए। विवाद शुरू हुआ तो गाजियाबाद के अपने फ्लैट और दिल्ली के लुटियन जोन के इस आलीशान डुप्लेक्स का गणित भी समझाने की कोशिश की। 5 कमरों का एक घर है और एक 5 कमरों का है, तो एक ही कमरे में एक ही घर में रहेंगे। तो एक तो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, तो इससे तो खुश होना चाहिए आपको भाई। वहाँ पे सवेरे जल्दी उठ के भी काम करेंगे, देर रात तक भी काम करेंगे, तो ऑफिस बनाने में क्या हर्ज है। रहेंगे तो 5 घर में ना। अभी मेरा 4 कमरों का घर है जहाँ पे रहता हूँ, अब 5 कमरों का हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है जी। केजरीवाल के इस भोलेपन से जनता भले ही पिघल जाती, लेकिन विरोधी कहाँ छोड़ने वाले हैं। मुद्दा वादा खिलाफी का है। सरकारी बंगला गाड़ी से तौबा करने की बात करने वाले केजरीवाल ने बंगला लेने के लिए हामी क्यों भर दी? विरोध में बयानों के तीर चारों तरफ से चले। इधर बंगला तैयार हो रहा था, उधर रात भर केजरीवाल नए घर में जाएं या नहीं, इस उधेड़बुन में थे। सुबह का सूरज हृदय परिवर्तन के साथ निकला। इस आलीशान घर का मोह त्याग कर मीडिया के जरिए दिल्ली वालों को केजरीवाल ने संदेश दे दिया कि नहीं चाहिए बंगला, 2 कमरे के घर से काम चला लूंगा। तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। तब तक मैं जबरदस्त से काम करूँगा। लॉन समेत 9000 स्क्वायर फीट में बने इस डुप्लेक्स को त्याग कर 2 कमरे की इच्छा जाहिर कर रहे केजरीवाल अपने भोलेपन में फिर फंस गए। केजरीवाल ने कहा कि वो सरकार से 2 रूम का घर मांगेंगे, तो विरोधी कह रहे हैं कौन सी सरकार से मांगेंगे? दिल्ली में सरकार भी उनकी है और सीएम भी वो खुद ही हैं, फिर बहानेबाजी क्यों? अरविंद केजरीवाल सर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप दिल्ली की सरकार की अगुवाई नहीं कर रहे हैं? बात भी सही है, कौन सी सरकार और किससे पूछने की बात। दिल्ली की जनता के नए नायक बने केजरीवाल खुद ही मुख्यमंत्री हैं। उन्हें खुद ही तय करना है कि वो बंगले में रहेंगे या नहीं। अपनी इस पुरानी वैगनार से चलना है या सरकारी कार से सवारी करना पसंद करेंगे। मुख्यमंत्री होने के नाते उनका अधिकार है कि वो सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठाएं, लेकिन ऐसा करने पर उनके वो वादे टूट जाएंगे जो दिल्ली की जनता से उन्होंने किए हैं, और ऐसे में उनके पैर के नीचे से वो जमीन भी खिसक जाएगी जिसे तैयार कर वो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। हालांकि कल तक ऑटो और रिक्शा से सवारी करने वाले केजरीवाल कैबिनेट के मंत्रियों ने सरकारी सवारी का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। राखी बिरला हो या सौरभ भारद्वाज, दोनों चमचमाती भी वीआईपी नंबर प्लेट लगी सरकारी कारों की सवारी कर रहे हैं, और उनकी आम से खास सवारी को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो जवाब भी हाजिर था। कभी ऑफिस से गाड़ी नहीं, जब आप शूट पे आते हो पर्सनल गाड़ी से तो नहीं आते, लेकिन ऑफिस आने के लिए पर्सनल गाड़ी लेते हो ना, तो उसी प्रकार से हम अपने विधानसभा, क्योंकि हमारा ऑफिस है वहाँ हम अपनी पर्सनल
पर्सनल गाड़ी से आते हैं, और जब हम अपने काम के लिए निकलते हैं, विजिट के लिए निकलते हैं, तो सरकारी गाड़ी। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस बदलते मिजाज पर विरोधी कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बस देखते जाइए कि पहली बार में ही दिल्ली का किला फतेह करने का कीर्तिमान पेश करने वाले आपके ये नेता कब तक आम आदमी की जमीन पर टिक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा पर परचम लहराने के लिए अब विधानसभा पर परचम लहराने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर संसद पर है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम पर जुटती दिख रही है। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक से पहले पार्टी ने संकेत दिया कि अगले 10 से 15 दिनों में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। तो सवाल यह कि क्या अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। राहुल मोदी के अलावा भी है पीएम पद के लिए बेहतर विकल्प। दिल्ली विधानसभा के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर संसद पर। योगेंद्र यादव ने कहा है कि देश के पास राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प है अरविंद के रूप में। ये पूछे जाने पर कि क्या वो केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। सीधे आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आदर करते हुए आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ज्यादा से ज्यादा जगह जहां जहां भी हमारी पार्टी का रीजनेबल स्ट्रक्चर हो और अच्छा कैंडिडेट अवेलेबल हो, वहां वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लोकसभा में लड़ेगी। संजय भाई इधर आ जाओ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यों के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई राज्यों के प्रतिनिधि पहले से थे। स्टेट कमेटी के जो कन्वीनर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो इस मेंबर हैं। आज जो चर्चा हुई उसमें ये तय किया गया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हर राज्य में मीटिंग्स करके जो फॉर्म आएंगे उनकी जांच करा के ये पता किया जाएगा कि किन सीटों पर हमको अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं और कहां हम चुनाव लड़ सकते हैं। जो आज कन्वीनर्स की बातों से पता चल रहा है, उससे साफ संकेत है कि हर राज्य में एक जबरदस्त उत्साह है। क्योंकि इसका पता अंदाजा हम लोगों को दिल्ली में तो लग रहा था, लेकिन राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलने पर आज ये जानकारी मिली कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेंबरशिप लेने की होड़ मची हुई है। राज्य के कार्यालयों में जबरदस्त लोगों की भीड़ हो रही है, लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो जिस तरह की चर्चा आज हुई, इससे साफ संकेत है कि ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आने वाले 1 महीने के अंदर हम इस बात की संभावना तलाशेंगे कि कहां पर हम उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, कहां हम चुनाव लड़ा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जो क्राइटेरिया दिल्ली के लिए तय किया गया था, वो हम आगे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस होंगे, उस पर कोई करप्शन चार्जेस होंगे या उस कैरेक्टर पर कोई चार्जेस होंगे, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, जिले स्तर पे और राज्य के स्तर पे उसकी प्राथमिक जांच होगी। जो फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग अपना नामांकन कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, उनके बारे में पूरी जांच कराई जाएगी। और फिर स्क्रीनिंग होने के बाद अंत में पीएससी निर्णय लेगी कि कौन किस क्षेत्र से उम्मीदवार होगा। इसके लिए कल तक संभवतः कुछ जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी जाएगी, कमेटीज कुछ बनाई जाएगी। वो मैनिफेस्टो से रिलेटेड है, वो स्क्रीनिंग से रिलेटेड है। अलग अलग जिम्मेवारी बांटी जाएगी, राज्यवार लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और रैलियों सभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी कि कहां कैसे जनसभाएं, किन किन राज्यों में किस तरह से। पूरे प्रचार अभियान पर आज से लेकर कल तक की मीटिंग में सब कुछ तय करके
और उसके बाद कल अंतिम रूप से लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी पार्टी की, वो आपके सामने रखा जाएगा। कोई प्रश्न आपको? संजय जी, आपने कहा कि पूरे देश में उत्साह है चुनाव परिणामों को लेकर, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की घटनाओं को ले, जो गाड़ियां मुख्यमंत्री ले रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को जो घर मिला, उसके बाद क्या उस उत्साह में कोई कमी आई है? आपके जो मेंबर्स आए देश भर से, उन लोगों ने कोई रिपोर्ट ऐसी दी है कि आम जनता के मन में छवि थोड़ी सी बदली है कांग्रेस से हाथ मिलाने की वजह से? नहीं, पहली चीज तो ये स्पष्ट कर दें कि हम लोगों ने जो भी अपना विधानसभा में विश्वास मत पे प्रस्ताव रखा गया, उसपे दिल्ली के जनता के जुड़े हुए 18 मुद्दों पर सदन का समर्थन मांगा गया। हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है, ये बार बार हम स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसलिए इसको लेकर किसी के मन में कोई शंका हो कि हम किसी कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन करके हम कोई राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी की 28 की संख्या वाली सरकार है दिल्ली में, और वो सरकार जनता के हित में काम कर रही है, जनता के हित में अपने फैसले ले रही है। पिछले दिनों जो हम लोगों के फैसले हुए बिजली को लेके, पानी को लेके और भी मुद्दों को लेके, रैन बसेरा को लेके, उससे एक बहुत अच्छा संकेत पूरे देश में गया है। तो मुझे लगता नहीं कि इससे कहीं कोई निराशा कार्यक्रम को लेकर के एक धारणा बनी हुई है कि मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में उसकी उपस्थिति है, वहाँ का वोट जो कि बीजेपी के साथ में ज्यादा था, जैसा कि जानकारी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी तो मोदी को नुकसान पहुंचाएगी। क्या ये रणनीति है आम आदमी पार्टी की? देखिए, हम लोग ये लोकसभा का चुनाव किसी को नुकसान और फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव देश के आम आदमी की समस्याओं को राजनीति के केंद्र में लाकर, राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मोदी को फायदा होगा या नुकसान होगा, इससे राहुल गांधी को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये हमारा विषय है ही। हमारा विषय ये है कि देश में भी इस प्रकार दिल्ली में हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, सवालों पे हमने चुनाव लड़ा, वही मुद्दा हमारा राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा। क्योंकि राज्यों की अगर आप हालत देखें तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी वहां भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई वहां भी मुद्दा है। तो हम अपने मुद्दों की चर्चा करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। हमको राहुल गांधी और मोदी को मुद्दा नहीं बनाना है, जनता की पीड़ा को मुद्दा बनाना है। बता दूं, देखिए, ये जो एक धारणा बनी हुई है, हम लोग में से भी कुछ लोग ये मानते थे कि शायद आम आदमी पार्टी का जोर शहरों में ज्यादा होगा, गांव में कम होगा। लेकिन जो स्टेट से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि गांव में भी उतना ही उत्साह है। जो गांव से रिपोर्ट आ रही है वो ये दिखा रही है कि गांव में भी उतना ही उत्साह है जितना शहरों में है। कहीं कहीं गांव में ज्यादा उत्साह है लोगों में। भाई, अब एक ऐसी पार्टी खड़ी हुई है, एक ऐसी राजनीतिक शक्ति उभर कर आई है जो कि आम आदमियों की समस्याओं के ऊपर ध्यान देती है, जो कि आम आदमी को केंद्र में रखती है और आम आदमी की सहमति से अपनी सरकार चलाती है। आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, इसमें पीएम कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा ये सब आज तय नहीं होने वाला। ये सब जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगा। दिल्ली में नहीं, सारे मेंबर जितने एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, ज्यादातर मेंबर आए थे, ज्यादातर स्टेट के भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी आए थे, एग्जीक्यूटिव के ज्यादातर मेंबर। आप दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, आपके पास अरविंद केजरीवाल से लगातार आप वो चेहरा सामने लड़ रहे थे। अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं, एक चेहरा कौन है? कोई तो चेहरा होगा सामने। मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे जो है राष्ट्रीय स्तर पे उसको हम उठाएंगे। और हमने आज ये भी तय किया है कि लोकल मैनिफेस्टो जैसे दिल्ली में बना था वैसे लोकसभा में भी बनेगा। तो जो ये लोकसभा का चुनाव है, आज के फैसले के हिसाब से अभी तक जो हम लोगों ने तय किया है वो जनता के मुद्दे जो हैं, बिजली के, पानी के, चिकित्सा के, शिक्षा के, बेरोजगारी के, कानून
व्यवस्था के उन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। अभी फैसला यही है, आगे कोई इसमें परिवर्तन होगा तो आपको जानकारी देंगे। इनका सवाल है। देखिए, ये संख्या कितनी होगी मैं फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि अभी तक हम लोग राज्य के प्रतिनिधियों से मिले नहीं थे। चुनाव के बाद लगातार दिल्ली में व्यस्तता रही और जो घटनाक्रम चल रहा था सारे लोग यहाँ व्यस्त थे। राज्यों के प्रतिनिधियों से आज मुलाकात हुई है तो उनकी जो जानकारी, उनका जो फीडबैक मिला है, उनकी जो राय आई है, उसके हिसाब से हम लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कितनी संख्या होगी, कितना वो फिगर होगा, ये 1 महीने के बाद ही हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। जो आप बार बार उठा रहे हैं, एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता की सहमति से, जनता की इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए।